चलिए, किसी का कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, सर वो एक स्टेटमेंट भेजे थे ना, वो सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या स्टेटमेंट बेटा? सर वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सर व्हाट्सएप पे भेजे थे, वो ग्रुप एक में भेजे ना पैराग्राफ था बेटा? सर उसमें। हाँ सर। अनिकेत बोल रहे बेटा आप? हाँ सर। ओके, आपने ओवर पोटेंशियल वाला बोला है ना? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। समझिए बात को। अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी में मिला देते हैं, ठीक है, तो पानी में कौन कौन है पहले से? पानी में पहले से H+ होगा, और थोड़ा बहुत OH- होगा, और वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ये 3 लोग पहले से थे। अब कौन आ गया? अब Na+ आ जाएगा और Cl- आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कौन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सोडियम+ आ सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए H+ आ सकता है। तो हम लोग को मालूम है सोडियम+ बहुत ज्यादा ऊपर है, तो अब ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर रहेगा, दोज आर फर्स्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऊपर जो रहेगा, दोज आर फर्स्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। नीचे जो रहेगा, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विल बाय H+ टू गिव हाफ H2, ये होगा। सेकंड होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? तो देखो, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 2 लोग खड़े हैं, एक Cl- खड़ा है, एक वाटर का खड़ा है, ठीक है। वाटर ऑक्सीजन बनाएगा, Cl- Cl2 बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 Cl- ले लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाफ O2 कर देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आइडियली अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन, वाटर जो है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। इसका वोल्टेज है 1.23 वोल्टेज, और इसका वोल्टेज है 1.36 वोल्टेज, ठीक है। आइडियल केस में वाटर को लूज करना चाहिए, बट एक्चुअल केस में Cl- लूज करता है। मतलब अगर पानी में हम लोग NaCl मिला देंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और दूसरी तरफ Cl2 गैस रिलीज होगा। ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होता है, ठीक है। लोअर क्लासेस में अगर आप ICSE में इसे पढ़े होंगे, तो ICSE के स्कूल बुक में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। वहां आपका बुक पे लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपको वही लिख के आना होता था। बट यहाँ पर आपको CBSE में ध्यान रखना है, क्लास 10th में या 12th में दोनों Cl2 गैस रिलीज होता है। अब इसका रीजन ये लोग बोलते ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल ना। अभी समझिए ओवर पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, ये आपके सिलेबस में ओवर पोटेंशियल है नहीं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। समझिए बात को। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, अगर मान लेते हैं H+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 0 वोल्ट मिलता है। तो आइडियल केस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस 0.1 वोल्टेज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट 0.1 वोल्ट का अगर बैटरी लेके अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, तो नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल नॉट स्टार्ट एट 0.1 वोल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर थोड़ा और हायर वोल्टेज में स्टार्ट होगा। उसके लिए ये है कि जितना वोल्टेज हम लोग को दिखता है, उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्चुअली आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड के सरफेस पे गैसेस डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। सरफेस के ऊपर गैसेस डिफ्यूज करते हैं,
और एक लेयर का वो बनता है, जैसे आप फिजिक्स में तो पढ़े हैं ना, वो आपका कैपेसिटर टाइप का चार्ज जमा हो जाता है प्लेट के ऊपर। वैसा ही यहाँ पर होता है कि चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, उस कारण से पोटेंशियल जो होगा, जो एक्चुअल होता है, उससे थोड़ा ज्यादा आपको रखना पड़ता है। दिस विल बी कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। ये ऑक्सीजन के केस में काफी ज्यादा होता है। में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ओवर पोटेंशियल का आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट समझने के लिए है कि प्लेट के ऊपर जो गैसेस डिफ्यूज करते हैं, उसके कारण जो एक्चुअल वोल्टेज होता है, उससे अधिक आपको अप्लाई करना होगा, तब जाके आपका गैस रिलीज होता है। इस केस में आपको Cl माइनस का ओवर पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम एक्स्ट्रा होता है, मतलब 1% का एरर आएगा। बट ऑक्सीजन के केस में बहुत ज्यादा का एरर आता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? ये जो 1.23 आपको दिख रहा है, ये 6 के आसपास चला जाता है, तो हम लोग को मालूम है वोल्टेज जो है काम करेगा और ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए बेटा। ये किसी ने पूछा है बॉन्ड एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 105 डिग्री, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज। देखिए बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। sp2 में कितना होता है? 120 डिग्री होता है। sp में 180 डिग्री होता है। अब समझिए बात को, मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। ये रट्टा मार के रखिए, मोर इज द एस कैरेक्टर, कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। क्लियर है ये? अब मैं बोलता हूं बॉन्ड एंगल 105 है, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना था? 33% एस था। 33% एस पे 109 एंगल हुआ है, एंगल जो है कम हो गया है। तो अगर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो एस कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताइए, बोलिए बेटा। किसका डाउट है ये? अनिक नहीं नहीं, अनिकित का नहीं है बेटा, रिम्पी का डाउट है। रिम्पी है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा बेटा? एस कैरेक्टर 33% होने पे 109 होगा। मैंने बोल दिया मोर इज दी एस कैरेक्टर, मोर इज दी बॉन्ड एंगल। आई एम सेइंग बॉन्ड एंगल हैज डिक्रीज, देयरफॉर एस कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। सर डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल आपको कम कर देना है। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपको कम कर देना है। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, ये 30 के आसपास बॉन्ड एंगल आना चाहिए। ऐसे ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और किसी को कोई डाउट बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या किसी और में? सर हाँ, सर एक दिन आप हम रिविजन कर रहे थे तो देखे सर आप बोले थे ना कि एनोड में कंसंट्रेशन हमेशा लोअर होना चाहिए। कंसंट्रेशन लोअर होनी चाहिए किस कंसंट्रेशन सेल में बेटा? हाँ सर, जब हम लोग ईएमएफ फाइंड कर रहे थे हम्म, तब आप एक क्वेश्चन में बताए थे कि एनोड में कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है। किस से कंसंट्रेशन बेटा? सर हाँ वो सर, जो वो कंसेंट्रिक सेल्स की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन सेल्स का अपन बात करें ना बेटा, हाँ हाँ वही। सर। देखिए बात को समझिए, आपके पास दोनों के बीकर में रॉड सेम है, ठीक है। यहाँ पे लेट से कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है।
अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया बल्ब से, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। लेट से कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोलर Cu2 प्लस है और यहाँ पे 2 मोलर Cu2 प्लस है। देखो 1 मोलर Cu2 प्लस और 2 मोलर Cu2 प्लस में ये समझिए कि यूनिवर्स का रूल है इक्वालिटी। जहां कम है वहां बढ़ना चाहिए और जहां ज्यादा है वहां कम होना चाहिए। Means in this case the concentration of copper 2 plus should increase, means copper 2 plus will be produced. Copper 2 plus will be produced. In this case concentration should decrease, means copper 2 plus should be consumed. तो ये रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, और यहाँ पे reaction हो गया है तो दिस शुड बी कैथोड। समझ में आया बेटा? हाँ सर। क्लियर है अब? हाँ सर। ठीक है, यूनिवर्स का रूल है बेटा इक्वालिटी। दोनों बीकर में इक्वल कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और बताइए, और किसी को डाउट? सर हाँ बेटा। सर sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है ना? फिर से बोलिए। sp3 में एस कैरेक्टर 25% अच्छा सॉरी होता है। सॉरी सॉरी, हाँ sp3 में 25% होता है बेटा। देखिए और किसने ध्यान नहीं दिया, sp3 में एस कैरेक्टर इज 25%। बॉन्ड एंगल होगा 109, ठीक है, 0.5। तो अगर आपको 105 करना है तो परसेंटेज ऑफ एस और कम हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस और कम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब उसमें से एक ही ऑप्शन शायद आपको हिट करेगा। सर ऑप्शन 4। हाँ, उसमें एक ही ऑप्शन हिट करेगा। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? कंडक्टिविटी देख रहे थे, कंडक्टेंस देखे थे, फिर मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस देखे थे। उससे कुछ क्वेश्चन बनाए थे या नहीं बनाए थे हम लोग? सब बनाए थे। बनाए थे। घर पे और कोई क्वेश्चन बनाया था उसका कोई? हाँ सर, एनसीईआरटी बना ली, अभी एग्जाम्पलर बना। पूरा बन गया कि कोई डाउट है बेटा? मतलब वही सर, वो मोलर कंसंट्रेशन वाला, मतलब वेरिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन तो बाकी है ना, तो पूरा नहीं हाँ, वो बना है टॉपिक तो उसका बाकी है, पार्ट। वही बताया नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले थे, मैंने बताया भी था ना, लिखवाया होगा ना टॉपिक क्या करने वाले हैं? हाँ सर, क्या लिखवाया था? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। सर वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। हाँ सर। एंड मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसको ऐसे समझिए। अभी मोलर मत कीजिए, खाली कंडक्टिविटी कीजिए। कंडक्टेंस कैपिटल सी होता है और कंडक्टिविटी कप्पा होता है। ठीक है, अब चीजों को जरा समझिए। कंडक्टेंस इज टोटल चार्ज ट्रैवलिंग पर सेकेंड। कंडक्टेंस इज टोटल चार्ज ट्रैवलिंग पर सेकेंड एंड कंडक्टिविटी इज टोटल चार्ज ट्रैवलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। इसमें किसी को डाउट? कंडक्टेंस हो गया, मान लीजिए ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है, तो ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ मतलब बहुत सारे लोग हैं, और मान लीजिए कि एकदम कोई सुनसान सड़क है, ठीक है, एकदम सुनसान है, वहां पर ट्रैफिक कुछ भी नहीं होगा। अब समझिए, जब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, एक अकेला आदमी है, तो
number of number of vehicle passing, total number of vehicle passing in 1 hour, वो क्या होगा, एक नंबर आएगा। अब समझिए कि उस पे बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा लोग आ गया। इस बार क्या होगा कि ट्रैफिक में बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक व्हीकल है, बाईसाइकिल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बाईसाइकिल है, ये धीरे मूव कर रहे, दे आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। और यहाँ पर एक ही बाईसाइकिल है, ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अब समझो बात को, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग दिस पॉइंट एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग दिस पॉइंट, हाँ, total number of vehicle crossing this point and total number of vehicle crossing this point बेटा, यहाँ पर भले ही स्पीड स्लो क्यों ना हो, large number of people will cross this point in 1 hour, और यहाँ पर इतना कम ट्रैफिक है, 1 घंटे में एक ही बाईसाइकिल क्रॉस करेगा। समझ में आया? तो अब आपको समझना है कि जब बहुत क्राउडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा, तो conductance will increase but conductivity will decrease. When there is intense crowding, then conductance will increase but conductivity will decrease. क्राउडिंग का मतलब अब केमिस्ट्री में होगा कंसंट्रेशन। क्राउडिंग का मतलब केमिस्ट्री में होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl मिला दिया और एक जगह 2 मोल NaCl मिला दिया, तो जहां 2 मोल NaCl आपने मिलाया है वहां पे क्राउडिंग माना जाएगा, वहां पे हम लोग मानेंगे क्राउडिंग ऑफ आयंस हो गया है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। इसमें किसी को डाउट है बेटा? समझ में नहीं आया? सब चुप है एकदम? नहीं सर, नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या क्या पॉइंट लिखना है, एक एक पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, समझिए बात को। देयर आर, लिखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल है HCl, वीक का हो जाएगा CH3COOH। These are the example of weak electrolyte. ठीक है, चल weak electrolyte are partially dissociated, strong electrolyte are completely dissociated. अब जरा कप्पा को देखते हैं। कप्पा का बेटा नाम था कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम को देखते हैं। लैम्डा एम का नाम था मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा का डेफिनेशन है टोटल कंडक्टेंस
between two electrodes separated by 1 centimeter distance and having cross sectional area 1 centimeter square. कप्पा का डेफिनेशन था टोटल सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए प्लेट का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कप्पा का डेफिनेशन था। बट मोलर कंडक्टिविटी का ये डेफिनेशन नहीं था। मोलर कंडक्टिविटी में प्लेट का साइज कुछ भी हो सकता है, प्लेट का साइज कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना था कि जो आयंस होने चाहिए इस प्लेट के बीच में, these ions should be 1 mole. This was molar conductivity. Molar conductivity is total conductance by 1 mole of electrolyte. By 1 mole of electrolyte. मान लेते हैं ये अभी 1 मोल है, ठीक है। पानी का 1 लीटर सोल्यूशन था, तो ये 1 मोल है। अगर मैं 1 लीटर और पानी डाल दूंगा बेटा, उस केस में आप मुझे ये बताइए, ये मोल यहां रहेगा या स्प्रेड कर जाएगा? ये फैल जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा ना। नाउ 1 मोल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मच एरिया? ट्वाइस द एरिया। अब 1 मोल के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को बीच में रखने के लिए प्लेट एरिया को डबल करना होगा। प्लेट एरिया कंडक्टिविटी के लिए फिक्स रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी के लिए प्लेट एरिया चेंज करेगा। प्लेट एरिया शुड बी सच दैट द प्लेट शुड कंटेन 1 मोल ऑफ आयंस बिटवीन देम। इसमें किसी को डाउट? मोलर कंडक्टिविटी, हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एक्चुअली इधर नेटवर्क ठीक नहीं है तो लैग हो रहा है थोड़ा। ठीक है, समझिए बेटा, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए 1 मोल आयंस लेना है और उनको बोलना है चार्ज कैरी करो। 1 मोल आयंस लेना है, उनको बोलना है चार्ज कैरी करो। बट कंडक्टिविटी के लिए 1 मोल आयन 2 मोल आयन से मतलब नहीं है। कंडक्टिविटी से आपको सिर्फ प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये 1 मोलर सोल्यूशन है। अगर आप इसको 0.5 कर देंगे तो इसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो बेटा ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे ना, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। मींस यहाँ पर जो प्लेट लगा हुआ था और यहाँ पर जो प्लेट है, इनका प्लेट एरिया सेम रहेगा या डबल करना होगा? प्लेट एरिया क्या करना होगा? इंक्रीज डबल। करना होगा, आपको डबल कर देना होगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ मोल शुड बी 1, प्लेट एरिया विल बी डिफरेंट, बट कप्पा के लिए आपको प्लेट एरिया फिक्स रखना है। इसमें किसी को डाउट? कप्पा के लिए प्लेट एरिया फिक्स होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और मेरा प्लेट एरिया जो है ये मेरा प्लेट है, एंड दिस प्लेट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस प्लेट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड किया और इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। क्लियर है ये? नाउ
अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर टोटल कंडक्टेंस इज बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट, so this will be called कप्पा, बट इनके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोड भी है, so now this conductance will also be called molar conductivity. इसके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोड है, तो this will be called molar conductivity. So in this particular case, molar conductivity and kappa will be equal, because kappa is for 1 centimeter square and molar conductivity is for 1 mole. दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे. बट लेट्स से मैं इस वाले बीकर को डाइल्यूट कर देता हूं, इस वाले बीकर को मैं डाइल्यूट कर देता हूं, तो अब मेरा बीकर का साइज बड़ा हो गया और मैंने क्या किया, मैंने प्लेट बड़ा कर दिया, मैंने प्लेट को बड़ा कर दिया. फिर से मैंने इस बार मैंने 2 लीटर वाटर लिया और इस बार मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया. इसका प्लेट का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्लेट का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों प्लेट के बीच में टोटल कंडक्टेंस विल दैट बी कॉल्ड कप्पा और नॉट? उसको कप्पा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बेटा? सिंपल तो है बेटा, इसमें दिमाग क्या लगाना है? यस और नो? नो. इस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में जो करंट कैरी होगा दैट कैन नॉट बी कॉल्ड कप्पा. द रीजन इज, कप्पा के लिए आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेट लेना है. मीन्स आप पूरा प्लेट नहीं लेंगे, यहाँ पे जो चार्ज कैरी हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज कैरी हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज कैरी हुआ है, दिस टोटल चार्ज इज नॉट कप्पा. कप्पा इज एक्चुअली ओनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर इसको आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, इसको आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, तो नाउ दिस एरिया में जो चार्ज कंडक्ट हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड कप्पा. बट यहाँ पर इसके बीच में 1 मोल नहीं है. 1 मोल कहाँ है? पूरे वॉल्यूम में है. समझ में आया? ये 1 मोल पूरा इस एरिया में है. तो ए, बी, सी एंड डी, कप्पा के लिए आपको C प्लस डी देखना है और लैम्डा एम के लिए आपको क्या देखना है, कोई बताएगा? के और सी. हाँ, सर के और सी, ए और सी. वही फॉर्मूला. सर चारों देखना पड़ेगा. क्या करना होगा बेटा? सर ए बी सी डी सब. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बिकॉज इन सब का समेशन 1 मोल है ना. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ए में है, कुछ बी में है, कुछ सी में है, कुछ डी में है. तो मोलर के लिए आप 4 ऐड करना होगा, कप्पा के लिए आपको C प्लस डी को ही सिर्फ ऐड करना होगा. अब मुझे ये बताइए आप, कप्पा इंक्रीज कर गया है या डिक्रीज कर गया है? बेटा इस एरिया में चार्जेस अवेलेबल हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज. इस एरिया में आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. सर कप्पा तो इंक्रीज कर गया है ना. बेटा यहाँ पर इसकी बात करें बेटा, पिछले एग्जांपल से कंफ्यूज मत कीजिए आप लोग. इस एग्जांपल में बताइए बेटा, यहाँ पर बेटा ये बताइए, कप्पा में आयंस, बेटा ये समझिए, कप्पा में C प्लस डी है और पहले कप्पा में क्या था? पूरा कुछ था ना. क्या सिंपल सा है बेटा. बेटा अगर ये पानी कम कर देंगे,
दो बीकर होते हैं, एक छोटा सा बीकर है, इस बीकर में इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस एरिया में इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे 1 मोल ऐड कर दिए, तो बेटा यहाँ पे ये पूरा लाइन क्या होगा? दिस ऑल लाइन्स विल बी व्हाट? कप्पा। कप्पा को क्या मैटर करता है? कप्पा को एक ही चीज मैटर करता है, क्या मैटर करता है कप्पा के लिए बेटा? तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कप्पा आयंस नहीं कैलकुलेट करता कि 1 मोल आयन या 2 मोल आयन है, ठीक है? Yes, sir. Kappa will not calculate ions. Kappa will calculate what? Kappa will calculate surface area. So now tell me, in which case Kappa will be more? केस में कप्पा ज्यादा होगा बेटा, इस केस में या इस केस में? सर सेम होगा ना, 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 बेटा यहाँ सेंटीमीटर पर ही है। 1 मोल आयंस इज प्रेजेंट बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हाफ मोल आयन इज प्रेजेंट बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो वॉल्यूम डबल है ना? फिर 1 वाला ही ज्यादा होगा क्योंकि हाँ उसमें बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है। क्या क्या? फिर 1 वाला ही ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे बेटा 1 मोल ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? हाफ मोल इज 0.5 प्रेजेंट बिटवीन, तो फिर आई हैव मोर नंबर ऑफ कैरियर्स in this case and lesser number of carrier in this case. So as I am diluting my solution, number of ions present between 1 centimeter square of plate will be what? Will decrease. Number of ions present in 1 plate will decrease. As a result, kappa will increase or decrease? डिक्रीज Kappa will decrease. डिक्रीज आपको सिंपली सोचना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेट है, उस प्लेट को आपने सॉल्यूशन के बीच में रख दिया। अगर सॉल्यूशन मेरा कंसंट्रेटेड है, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट, ठीक है, इसके बीच में जितने भी आयंस होंगे वो मेरे को कप्पा में काउंट करने हैं, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कंसंट्रेटेड रख दूं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख देता हूं, तो माय कप्पा विल बी मोर, but in same 1 centimeter square, if my concentration is less, then kappa will be what? Kappa will be less. more. kappa क्या हो जाएगा बेटा? लेस लेस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कप्पा कम हो जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कप्पा कम हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कप्पा ज्यादा हो जाएगा। Dilute solution will have lower value of kappa, concentrated solution will have higher value of kappa. इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर ठीक है, तो लिखेंगे as concentration decreases, conductivity decreases. As solution decreases, conductivity decreases. As concentration decreases, conductivity decreases, and as concentration increases, conductivity increases. Kappa is directly proportional to kappa is proportional to concentration. More is the concentration, more is kappa. Lesser is concentration, lesser is kappa.
ठीक है। नाउ कप्पा के लिए बेटा प्लेट का एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स रखना है। हायर कंसंट्रेशन में मोर नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट बिटवीन सेम प्लेट एरिया। लोअर कंसंट्रेशन में लेसर नंबर ऑफ आयंस इज प्रेजेंट बिटवीन सेम प्लेट एरिया। कुछ लोग अभी भी मुझे लग रहा है, देखिए फिर से लास्ट बार एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे 1 मोल आयंस आपने डाला, ठीक है। यहाँ पर भी आपने 1 मोल आयन डाला, बट यहाँ पर आपने पानी आधा लिया, ठीक है। ये प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर 1 मोल कंसंट्रेटेड है तो 1 मोल आयंस ये रहे। यहाँ पर ये रहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। अब आप मुझे बताइए, प्लेट विल हैव मोर कंडक्शन। दिस प्लेट विल हैव मोर कंडक्शन बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ चार्जेस, and this plate will have lesser number of conduction because lesser number of charges. So kappa will definitely decrease with lower concentration या with decreasing concentration. इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें बचा? कप्पा वाला बेटा फिक्स रखना है प्लेट एरिया। नेक्स्ट अब बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। बेटा मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको प्लेट एरिया से मैटर नहीं करता है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट शुड बी प्रेजेंट between plates. The size of plate will be such that it should contain 1 mole electrolytes between them. अगर आप बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं और बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं, आपने इतने से पानी में 1 मोल मिला दिया और आपने इतना पानी में 1 मोल मिलाया, तो इस केस में आपको प्लेट एरिया इतना बड़ा लेना है और इस केस में आपको प्लेट एरिया इतना छोटा लेना है। समझ में आया ये बात? नाउ कंडक्शन बिटवीन दीज we call molar conductivity and conduction between these two plates will be called molar conductivity, provided both have 1 mole particles. Both have 1 mole particles. यहाँ पर पार्टिकल विल बी क्लोजली स्पेस्ड और यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा दूर होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना 1 मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना 1 मोल। अब आप मुझे ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सेम है। यहाँ भी 1 मोल ऑफ कैरियर है, यहाँ भी 1 मोल ऑफ कैरियर है। इन विच केस कैरियर चार्ज कैरियर विल बी मूविंग फास्ट इन बीकर ए और बीकर बी? सर बीकर बी। Charge carrier will be moving in beaker B and slower in beaker A. अब बताइए टोटल करंट फ्लो ज्यादा कहाँ होगा, A में होगा या B में होगा? सर सेम करंट विल फ्लो। बेटा A में कैरियर फास्ट मूव करे या स्लो मूव कर रहे हैं? स्लो। बेटा A में चार्ज कैरियर विल बी मूविंग स्लो बिकॉज ऑफ क्राउडिंग और कंजेशन। B में चार्ज कैरियर विल बी मूविंग फास्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर वेलोसिटी हाई है, यहाँ पे वेलोसिटी लो है। बात करते हैं नंबर ऑफ कैरियर्स की। This has 1 mole of carrier and this also has 1 mole of carrier. Now which will
carry more current, A or B? सर ए। नंबर ऑफ कैरियर A में ज्यादा है या B में ज्यादा है? बराबर है बराबर है। वेलोसिटी कहाँ ज्यादा है? सर, बी में। B में ज्यादा है। तो फिर ज्यादा फास्ट, ज्यादा कैरी कहाँ पे करेगा चार्ज? बी में। बेटा B में करेगा, A में क्यों करेगा? A में तो बेटा आपका वेलोसिटी स्लो है ना, बेटा सिंपल सा है, आपके पास 10 ट्रक है, यहाँ पे भी सर आप आप करंट पूछ रहे थे ना? क्या पूछ रहे थे बेटा? सर करंट पूछ रहे थे ना? हाँ करंट ही तो पूछ रहे बेटा, चार्ज कैरी का मतलब करंट ही तो हुआ ना। बेटा यहाँ पे सिंपल सा 9 गाड़ियां हैं, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर भी 9 व्हीकल्स है। आप मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर का लेंथ है तो ये भी लेंथ 1 किलोमीटर का है, ठीक है, ये डिस्टेंस सेम रखना पड़ता है, प्लेट एरिया चेंज हो सकता है, ये डिस्टेंस मीटर रहेगा। 9 ट्रक यहाँ पे है, 9 ट्रक यहाँ पे है, यहाँ पे 9 ट्रक का वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे 9 ट्रक का वेलोसिटी कम है, तो कौन ज्यादा गुड्स कैरी करेगा? ये ज्यादा गुड्स कैरी करेगा। क्लियर है ये? बी। हाँ बी। तो यहाँ पर लैम्डा एम इसका ज्यादा होगा और यहाँ पर लैम्डा एम इसका कम होगा। तो देखो बेटा याद रखिए, कप्पा सॉरी कंसंट्रेशन increases, kappa increases, concentration increases, molarity increases, kappa increases, molarity decreases, kappa decreases। सिंपल सा आगे ये समझिए। बट अगर मोलैरिटी इंक्रीज करेगा, लैम्डा एम डिक्रीज करेगा, और मोलैरिटी अगर डिक्रीज करेगा, लैम्डा एम इंक्रीज करेगा। बिकॉज फॉर मोलैरिटी नंबर ऑफ व्हीकल्स हमेशा 1 मोल आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपको बेटा याद रखना है, कप्पा इंक्रीजेस विथ मोलैरिटी बट मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। देखो एक और चीज है, मैं सिंपली आपको ये बता देता, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम होता है ना लैम्डा एम। इफ आई हैव हायर कंसंट्रेशन देन लैम्डा एम क्या इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? मोर इज द मोलैरिटी, लैम्डा एम डिक्रीजेस, ठीक है। मोर इज द मोलैरिटी, लैम्डा एम डिक्रीजेस। ये चीज याद रहेगा, कप्पा का और लैम्डा एम, ये पूछता है बेटा। नाउ लैम्डा एम का इक्वेशन निकाला जाता है, मोलर कंडक्टिविटी का इक्वेशन है लैम्डा एम। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद में आएंगे। इसमें किसी को डाउट है बेटा? हायर कंसंट्रेशन विल हैव लोअर लैम्डा एम, इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। ठीक है, चलिए नो सर। ठीक। अब समझिए, मैं अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का लैम्डा एम क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। ठीक है। और डाइल्यूट कर देंगे तो बेटा और इंक्रीज और इंक्रीज करेगा। इफ आई कीप डाइल्यूटिंग एंड डाइल्यूटिंग एंड डाइल्यूटिंग, then lambda m will keep on increasing and increasing and increasing. Ultimately my solution will be infinitely dilute,
इन्फिनिटली डाइल्यूट का मतलब समझिए, आप अटलांटिक ओशन में एक 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए, ठीक है। अब समझिए बात को, उस अटलांटिक ओशियन में आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था। अब उस अटलांटिक ओशन में आपने 4 बाल्टी पानी और डाल दिया। तो आप मुझे ये बताइए, आफ्टर एडिशन ऑफ 4 मोर बकेट ऑफ वाटर, हैज द कंसंट्रेशन चेंज्ड और हैज रिमेन ऑलमोस्ट सेम? So remained almost same. सर ऑलमोस्ट सेम हो, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। मीन्स अगर कंसंट्रेशन हैज रिमेन ऑलमोस्ट सेम, that means lambda m will also remain almost same, because concentration is not changing, then lambda m will also not change. So there is a point beyond which lambda m will not increase. ये कब increase करना बंद कर देगा? जब हम लोग infinitely dilute solution ले लेंगे, infinitely dilute solution ले लेंगे। Once we have infinitely dilute solution, then beyond that point lambda m will not increase. So molar conductivity of infinitely dilute solution is called limiting molar conductivity, is called limiting molar conductivity, and this is denoted by lambda naught और lambda infinity, यहाँ m लगा रहेगा, ठीक है। नॉट और infinity, ये infinity है, ठीक है। lambda naught और lambda infinity. What is limiting molar conductivity? It is molar conductivity of infinitely dilute solution. Infinitely dilute solution. Now, lambda m. Now, what is lambda m? Lambda m is molar conductivity at any concentration. Concentration can be 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar. And lambda infinity is molar conductivity in infinite dilution. लैम्डा m और लैम्डा नॉट m में ज्यादा बड़ा कौन होता है बेटा? विच इज लार्जर, लैम्डा m और लैम्डा नॉट m? Lambda not m. लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट m. Now lambda m is equal to lambda not m minus a root c, that is concentration. This is the formula. This formula is known as Debye equation for strong electrolyte. Now this A depends upon type of solvent,
टाइप ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। ये पूछेगा ज्वाइंट में कि ए का वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ए का वैल्यू 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो सॉल्वेंट क्या यूज हुआ उसके ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हुआ है उसके ऊपर, और तीसरा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चलिए। देयर इज नो सच इक्वेशन for a weak electrolyte. There is no such equation for a weak electrolyte. There is no such equation for a weak electrolyte. बेटा ये लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, बेटा एक बात समझो, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये एक फिक्स वैल्यू है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का एक वैल्यू आएगा और वो फिक्स रहने वाला है। बट 1 मोलर सोल्यूशन का लैम्डा एम, 2 मोलर सोल्यूशन का लैम्डा एम, 3 मोलर का लैम्डा एम, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। आप ये बताइए, लैम्डा एम अगर मेरा वाई एक्सिस है, रूट सी अगर मेरा एक्स एक्सिस है, तो मेरा ग्राफ का नेचर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या आएगा? बताइए बेटा, सिंपल तो है बेटा। सर कर्व आएगा ऐसे ऊपर से नीचे जाते हुए। कर्व आएगा बेटा। देखिए इक्वेशन क्या है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आ रहा है बेटा। ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, देखिए हाँ सर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अपना जो कर्व आना है वो इस स्ट्रेट लाइन आएगा। ये अपना स्ट्रेट लाइन आना है। दिस लाइन इज फॉर व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको स्ट्रेट लाइन आएगा विथ डाउनवर्ड स्लोप। बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा? lambda not सर m. इन हाँ सर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत वाला। बढ़िया, दिस विल बी लैम्डा नॉट एम। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कितना हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट 0। डाइल्यूशन में 0 होना चाहिए था ना, तो 0 हो भी गया। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन शुड बी 0 या अप्रोचिंग टू 0। दिस इज कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा करते हैं? सर वीक का कर्व भी होगा। वीक का बेटा, सर कर्व। वीक में क्या होगा बेटा, कर्व आएगा आपका। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
चलिए अब मुझे ये बताइए, कैन आई क्रिएट अ सॉल्यूशन whose concentration is infinitely dilute? Can I make a solution whose concentration is infinitely dilute? Yes or no, beta? हाँ या ना बताइए। मैं चाहता हूं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उसको इन्फिनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। प्रैक्टिकल फिजिबल है या नॉट फिजिबल बेटा? सर नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल। तो आप मुझे ये बताइए, तो मैं लैम्डा नॉट एम का मेजरमेंट कब करूंगा? मैं कैसे पता करूंगा लैम्डा नॉट एम का वैल्यू? लैम्डा एम नॉट का वैल्यू मैं कैसे पता करूंगा? देखो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू तब पता कर सकते हैं जब इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बन सकता है, तो हम लोग क्या किए, ये सारे पॉइंट्स जो है ना जो बन सकते थे इसको बनाए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते या नहीं कर सकते? 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 7 मोलर, ये सारे ऑब्जर्व किए। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन को जाके पीछे जाके हिट कर दिए, तो जहां पे हिट करेगा वहां हम लोग को लैम्डा नॉट एम का वैल्यू मिल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल to create an infinitely dilute solution. Hence, it is not possible to measure the molar conductivity of infinitely dilute solution because solution can't be prepared. Then how do we know the value of lambda not m? इसका वैल्यू मालूम कैसे चलेगा? इसका वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग यहां तक ग्राफ बना सकते हैं, यहां से यहां तक ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ को पीछे ले जाके हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। एक्स्ट्रापोलेशन से हम लोगों को लैम्डा नॉट एम का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ये? अब मुझे ये बताइए, क्या यही काम हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैन द सेम बी डन फॉर नहीं कर वीक सकते। इलेक्ट्रोलाइट? नहीं सर नहीं कर सकते मे बी। दिस कांट बी डन। सो आपसे पूछेगा, हाउ limiting molar conductivity of a strong electrolyte is known. For a strong electrolyte, we are using extrapolation method. But we have to keep in mind that for weak electrolyte, this line cannot, this curve cannot be extrapolated. Only straight line can be extrapolated. So, extrapolation is possible for a strong electrolyte, but not possible for weak electrolyte. कर्व बना लिया आप लोग? ये Yes, ग्राफ sir. हाँ सर। ठीक है, तो हाँ अब सर। लिखेंगे, अब लिखेंगे limiting molar conductivity of a strong electrolyte limiting molar conductivity of a strong electrolyte limiting molar conductivity of a strong electrolyte is determined by limiting molar conductivity of a strong electrolyte is determined by extrapolation method. Extrapolation method. However, next line say, however, the same method
However, the same method cannot be applied for weak electrolyte. However, the same method cannot be applied. However, the same method cannot be applied for weak electrolyte. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। For weak electrolyte, limiting molar conductivity, for weak electrolyte, limiting molar conductivity is known using, is determined using, Kohlrausch law. ये वाला लॉ है, Kohlrausch law, Kohlrausch, Kohlrausch law is determined by using Kohlrausch law. Kohlrausch law. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, स्टेट Kohlrausch law, स्टेट Kohlrausch law, स्टेट Kohlrausch law. चलिए, Kohlrausch law क्या बोलता है समझिए। Kohlrausch law का बड़ा सिंपल सा कहना है कि अगर आपने NaCl मिला दिया और आपने इस बीकर में KCl मिलाया, ये बीकर कितना बड़ा है बेटा, ये बीकर मान लीजिए अटलांटिक ओशन है, ठीक है, मतलब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसका कहना है कि यहाँ पर K प्लस आएगा और यहाँ पे Cl माइनस आएगा, यहाँ Na प्लस आएगा और यहाँ पे Cl माइनस आएगा। ये लॉ कहता है if solution is infinitely dilute, then will Cl minus ever encounter Na plus? अगर सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली डाइल्यूट है तो क्या क्लोराइड का आयन कभी भी सोडियम प्लस से मुलाकात कर पाएगा? आंसर इज नो। उसी तरीके से क्लोरीन माइनस दूसरे वाले बीकर में कभी भी पोटाशियम प्लस को नहीं देखेगा इफ सॉल्यूशन इज इन्फाइनाइटली डाइल्यूट। मतलब आपने एक चम्मच NaCl अटलांटिक ओशन में मिला दिया, अटलांटिक ओशन में मिलने के बाद K प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब कभी भी दोबारा Cl माइनस K प्लस से नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहां पर भी है, मान लेते ये पैसिफिक ओशन है। नाउ टेल मी, चार्ज carried by Cl minus in Atlantic Ocean and charge carried by Cl minus in Pacific Ocean, assuming the size of Atlantic and Pacific Ocean, they both are same. आप मुझे ये बताइए, charge carried by Cl minus in Atlantic Ocean will be more or Pacific Ocean will be more? कहाँ ज्यादा होगा बेटा, बोलिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग क्या लगाना है।
कुछ तो आंसर दीजिए बेटा। सर कौन सा बड़ा होता है? क्या सर उन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? बेटा, अटलांटिक ओशन भी इन्फानाइट साइज का है और पैसिफिक ओशन का भी साइज मान लीजिए इन्फानाइट है। अब बताइए। सर सेम होगा। आंसर इज हाँ बिल्कुल सर, परफेक्ट सेम बेटा, सेम आएगा ना, सेम। क्योंकि हाँ बिल्कुल परफेक्टली एकदम सेम आंसर आना चाहिए। यही बात तो खोल-रॉस लॉ का कहना है। खोल-रॉस लॉ कहता है KCl के साथ में जब मिलाए Cl माइनस को और NaCl के साथ जो Cl माइनस मिलाए है, the charge carried by Cl minus in these two cases will be same, means charge carried by Cl minus is independent of K plus और Na plus। Cl माइनस KCl से आया है या Cl माइनस NaCl से आया है, that is irrelevant, that is irrelevant। Contribution by Cl minus in both the cases will be same। इसमें किसी को डाउट? No, sir. नहीं नो सर। सर। ठीक है। अगर अब मैं आपको एक टेबल दे दूं, टेबल में मैंने चार्ज कैरिड बाय Cl माइनस लिख दिया, x है। चार्ज कैरिड बाय K प्लस लिख दिया, y है। चार्ज कैरिड बाय Na प्लस मैंने लिख दिया, z है। और चार्ज कैरिड बाय Br माइनस मैंने लिख दिया, W है। ये टेबल मैंने आपको दे दिया। अब बताइए, ये टेबल से आप पता कर सकते हैं कि चार्ज कैरिड बाय KBr क्या होगा। चार्ज कैरिड बाय KBr एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी चार्ज कैरिड बाय K प्लस एंड चार्ज कैरिड बाय क्या बेटा, Br माइनस। हाँ या ना, माइनस। हाँ यही सर। होगा ना। हाँ सर। एंड हाँ, सर. चार्ज कैरिड बाय NaBr क्या होगा, चार्ज कैरिड बाय Na प्लस एंड चार्ज कैरिड बाय Br माइनस। दिस इज व्हाट खोल-रॉस लॉ बताता है। उनका कहना है इन अ इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन अ इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी बाय एन आयन, मतलब कोई भी आयन के जो कंडक्टिविटी करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर आयन। वो इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि पानी में बाकी कुछ क्या है। तो लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट at infinite dilution stated that at infinite dilution each ion makes a definite contribution, each ions make a definite contribution towards conductance, towards conductance of electrolyte या by electrolyte, toward conductance by electrolyte, full stop। This contribution is independent of nature of other ions present। This contribution is independent of nature of
other ion present. For example, lambda naught kbr is equal to lambda naught k plus and lambda naught br minus. चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए सर, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। दिया रहेगा लैम्डा नॉट NaCl equals to 217 Siemens centimeter square mole inverse. Lambda naught NaBr equals to 402 Siemens centimeter square mole inverse. Lambda naught KCl equals to 112 Siemens centimeter square mole inverse. ये सब गिवन है। फाइंड lambda naught KBr. Find lambda naught KBr.
बेटा किसी का आंसर आया? हाँ 297, 297, 297, 297, सबका 297 है, मतलब बेटा आंसर सही है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, लैम्डा नॉट के बी आर इक्वल्स टू लैम्डा नॉट के प्लस लैम्डा नॉट बी आर माइनस, ये होता है। नाउ मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद तो सिंपल है। लैम्डा नॉट एन ए प्लस हम लोग को मालूम है, लैम्डा नॉट के सी एल मालूम है, लैम्डा नॉट के सी एल इज इक्वल टू लैम्डा नॉट के प्लस लैम्डा नॉट सी एल माइनस, दिस इज इक्वल टू 112। लैम्डा नॉट एन ए बी आर इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एन ए प्लस लैम्डा नॉट बी आर माइनस, दिस इज इक्वल टू 402, and lambda naught NaCl is equal to lambda naught Na plus lambda naught Cl minus, this is equal to 217। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि हम लोग को ये वाला इक्वेशन लेकर आना है, अगर ये दोनों आ गया तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस Na प्लस कैंसल, माइनस Cl कैंसल, तो इधर क्या बचेगा, लैम्डा नॉट के प्लस एंड लैम्डा नॉट बी आर माइनस, ये दोनों बचेगा। दिस इज इक्वल टू 112 प्लस 402 माइनस 217, इसको मल्टीप्लाई इज एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, 297 आ रहा है। तो सबका बन गया था, मतलब सबका सही है, ठीक है, बढ़िया बात है, एक ही बार में आप लोग को समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते रहना है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। ठीक है, Yes, sir. अब ये बताइए बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डिसोसिएशन विल बी पार्शियल और कंप्लीट? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डिसोसिएशन विल बी पार्शियल और कंप्लीट बेटा? कंप्लीट। क्लियर है ये बेटा सबको? हाँ तो सर। लिखेंगे इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन electrolyte are completely dissociated, completely dissociated, whereas at other dilution weak electrolyte are partially dissociated, are partially dissociated. In infinite dilution, electrolyte are completely dissociated, whereas at other dilution, weak electrolyte are partially dissociated. अब देखो, अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे समझो। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन divided by molar conductivity at infinite dilution. This will be formula for alpha. This is at any dilution 1 molar, 2 molar, 3 molar, and this is infinite dilution. ये अपना अल्फा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। अब हम लोग के ए भी निकाल सकते हैं, के याद कीजिए, हम लोग याद किए थे सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम होल स्क्वायर, ये आएगा सी अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट,
ये एसिड बेस से आया था ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये के है, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलिए J3 सॉल्व कीजिए, J3। आपको सॉल्व करना है J3। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सिंपल तो समझाए थे बेटा, अल्फा तो पूछा है। देखो मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है।
क्या मांगा है? वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा निकालिए, फिर सी अल्फा स्क्वायर कर दीजिए, वही तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या वो है। ठीक है, अनिकेत का आंसर आया है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आपका तो मतलब ऑप्शन मिल रहा है ना बेटा? हाँ, एक ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, पेना बेटा आपका आंसर सही है, वानी बेटा आपका भी सही है, अनिकेत बेटा आपका भी सही है। ठीक है, चलिए। लैम्डा इन्फिनिटी है 380.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है। लैम्डा एम दिया हुआ है 7, लैम्डा इन्फिनिटी दिया 380, implies that alpha is equal to 7 by 380.8. K is equal to C into alpha square. C कितना है? 0.1। अल्फा कितना है? 7 by 380.8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3.4 10⁻⁻5। हर्षिता बेटा आपका भी ठीक है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है ये? इसमें किसी को डाउट? ये क्वेश्चन आता है बेटा स्कूल एग्जाम वगैरह, ठीक है, इसको सही से करके आना है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। चले, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर हाँ सर बेटा। एक चीज पूछना था। हाँ, पूछिए बेटा। सर वो 11 में ना जब हम लोग जीओसी कर रहे थे तो हम लोग टॉटोमरिज्म नहीं किए थे, मतलब उसका क्वेश्चंस अचानक से बाद में एडवांस में किए थे, बट वो ऐसे पढ़े नहीं थे क्लास में। सर तो टॉटोमरिज्म के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए ना। सर मेरा ठीक ही है, नहीं, सब बहुत जन का यही प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, कर देंगे ये हाँ पक्का। सर। ठीक है, ये पक्के से कर देंगे। ठीक है बेटा, और कुछ बताइए। नहीं सर, बस टॉटोमरिज्म जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, और बताइए बेटा, किसी और को कुछ? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके।